दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी। वेलकम टू घटना चक्र। एनसीईआरटी जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उसके लिए एक बेस होती है। आप कहीं की यात्रा करें, जब आप सिविल सर्विसेज की यात्रा करते हैं, चाहे आप इलाहाबाद जाएं, चाहे दिल्ली जाएं, चाहे लखनऊ जाएं, चाहे पटना जाएं, चाहे बनारस जाएं, कहीं किसी शहर में जाते हैं जब आप तैयारी करने के लिए, तो आपका कोई सीनियर या कोई भी आपका प्रिय अध्यापक तो सबसे पहली बात कहता है, वो कहता है कि बेटा एनसीईआरटी पढ़ो। और एनसीईआरटी कहने के पीछे का जो लॉजिक है, एनसीईआरटी पढ़ने के पीछे का जो रैशनल है, वो अति महत्वपूर्ण है। हम क्या करते हैं कि हम एनसीईआरटी इसलिए पढ़ देते हैं कि हमारे फला सीनियर ने कह दिया, हमारे इस टीचर ने कह दिया, हमारे इस भैया ने कह दिया। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको यह समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि एनसीईआरटी क्या प्रोवाइड करती है। तो एनसीईआरटी, जब हम एनसीईआरटी की बात करते हैं, तो एनसीईआरटी बुक्स की बात करते हैं, तो एनसीईआरटी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रोवाइड करती है, वो प्रोवाइड करती है आपके सोचने की क्षमता, आपके सोचने की क्षमता, आपके सोचने की तर्क करने की क्षमता विकसित करती है, आपकी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करती है, डेवलप करती है, आपके लॉजिक को इवॉल्व करती है। और इसके साथ साथ क्या करती है, आपके लेखन कौशल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेखन कौशल में। लेकिन इसके साथ समस्या है। क्या समस्या है? कोई भी व्यक्ति जब आपको एनसीईआरटी सजेस्ट करता है तो कहता है भाई क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतनी एनसीईआरटी आप पढ़ो। और मैंने नोटिस किया, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एनसीईआरटी को पूरा कवर कर पाए। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एनसीईआरटी को पूरा कवर कर पाए। आप शुरू तो करते हो, लेकिन क्या करते हैं, आप बीच में ब्रेक कर देते हैं और आप टेक्स्ट बुक पे आ जाते हो। कोई लक्ष्मीकांत पढ़ने लगता है, कोई अन्य किताबें पढ़ने लगता है, आप बिपिन चंद्रा पढ़ने लगते हो या अदर चीजें आप पढ़ने लगते हो, और एनसीईआरटी आपकी छूट जाती है। इस छूटने का बहुत नुकसान आपको होता है। सिविल सर्विसेज की यात्रा में एनसीईआरटी पूरा ना करने का बहुत नुकसान है। आपने देखा होगा कई सारे छात्रों की अंतहीन श्रृंखला होती है, प्रीलिमिनरी एग्जाम पास कर लेते हैं, मेंस में जाके फंस जाते हैं। तो उनके लिए ये चीज डिसिसिव होती है, ये चीज डिसाइड करती है कि आप प्री तो पास कर लेते हो लेकिन मेंस में आपको समस्या होती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है। हम लोगों ने विचार किया, हमारे संस्थान ने विचार किया कि एनसीईआरटी के इस भार को, जो साल 2 साल का भार है, उसको कैसे कम किया जाए। तो एनसीईआरटी में आपने देखा होगा हर क्लास में किसी विशेष चैप्टर से संबंधित चीजें होती हैं। तो हमने क्या किया, हमने अलग अलग क्लास के कुछ चीजों को, जो महत्वपूर्ण चीजें थी, उसको क्लबिंग की। जैसे 6 में अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई चैप्टर है, पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमने 6 में जो मिला वो उठाया, 7 में जो मिला वो उठाया, 8 में जो मिला वो उठाया और उसको एक चैप्टर बनाया। इसके साथ साथ हमने उसको रीचेक भी किया। हमने उसको रीचेक किया। रीचेक में क्या हुआ कि अगर कोई डेटा हमको लगा, हमने एनसीईआरटी के डेटा को काटा नहीं, लेकिन हमने क्लैरिफाई जरूर किया, क्योंकि एनसीईआरटी में भी कई जगह कॉन्ट्रडिक्शन मिलते हैं, विरोधाभास मिलते हैं। कई सारे फैक्ट, किसी एनसीईआरटी में कुछ और है, किसी एनसीईआरटी में कुछ और है। हमने इस बात को भी दिमाग में रखा और इस बात को रखते हुए किताब की रचना की, किताब का निर्माण किया। यानी एनसीईआरटी का जो पूरा पैटर्न है उसके आधार पर इस किताब को रखा। और आज मैं आपको इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी एनसीईआरटी की किताब है उसके बारे में रिव्यू करने जा रहा हूं, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। और जो एनसीईआरटी की अदर किताबें हैं वो क्या क्या हमारे पास हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, कला संस्कृति, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, भौतिक भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान। इतनी सारी चीजें और हमारी एनसीईआरटी के अतिरिक्त आप हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। अब देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, हम चलते हैं विषय वस्तु में, हम चलते हैं अपने किताब के अंदर और ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारी एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें प्रेजेंट की गई हैं। सबसे पहली बात तो ये फर्स्ट एडिशन है, पहला संस्करण है, और ये संस्करण आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। अब हम चलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चैप्टराइजेशन है हमारी किताब में, एनसीईआरटी से संबंधित क्या क्या चैप्टराइजेशन है। सबसे पहले हम यही देखेंगे। देखिए, तो जब चैप्टराइजेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास, जो एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर निर्माण, कैसे निर्माण हुआ, संविधान की अवधारणा क्या है, भारतीय संविधान प्रस्तावना, भारतीय संविधान
की प्रस्तावना, मुख्य विशेषताएं, लोकतंत्र, भारतीय संघ, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति, निदेशक तत्व, कार्यपालिका और केंद्रीय मंत्रिपरिषद, परिषद, राज्य सरकार, संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्याय और न्यायपालिका, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, निर्वाचन और निर्वाचन आयोग। इसके साथ साथ स्थानीय शासन, संविधान संशोधन, वंचित वर्गों के लिए संवैधानिक प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। पहला चैप्टर है, मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने प्रेजेंट कैसे किया है। पाठ्य सामग्री आप देख लेंगे, प्रेजेंटेशन देख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आपको समझ में आ जाएगा इस किताब में क्या खास है और इस किताब को क्यों आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जो भी आपको लगे। तो देखिए हम यहां से शुरू करेंगे, भारतीय संविधान का इतिहास। इंट्रो देखिएगा और इस इंट्रो की खासियत आप देखिएगा कि जो प्रवाह आपको मिलेगा, इसमें जो प्रवाह मिलेगा, प्रवाह, तार्किकता, लॉजिकल और निष्कर्ष, जिस तरह से निष्कर्ष को प्रेजेंट किया गया है, ये चीजें आपको एक विशेष विषय वस्तु से जोड़ेंगी। अब ये चीजें आपको एनसीईआरटी में ऐसे नहीं मिलेंगी, हमने इसको और डायग्राम को आसान करने के लिए यहां बना दिया। हम इसी इंट्रो को देखेंगे। 1949 में स्वीकृत भारतीय संविधान काफी हद तक 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा प्रभावित था, जिसे ब्रिटिश संसद द्वारा पूर्व में पारित किया गया था। अतः इसे सर्वथा नवीन नहीं कहा जा सकता है। भारतीय संविधान के बारे में बात कही जा रही है। 1935 में जब भारत का संविधान अस्तित्व में आता है, भारत के संविधान को बनाने का एक प्रयास किया जाता है। 1935 का अधिनियम जो है एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह था। तो इसका मतलब है कि वहां से बहुत सारी चीजें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ली, इसीलिए इस भाव को रखा गया है कि भारत का संविधान सर्वथा नवीन नहीं था। भारतीय संविधान को ठीक से समझने और उसकी महत्ता को पहचानने के लिए आवश्यक है कि हम ब्रिटिश शासन के दौरान संवैधानिक विकास पर विहंगम दृष्टि डालें। संवैधानिक विकास के कुछ महत्वपूर्ण पक्ष निम्नानुसार हैं। ये इंट्रो है। अब ब्रिटिश सत्ता की आधारशिला कब रखी गई थी? तो ये 1600 ईस्वी में रखी गई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इंग्लैंड में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर द्वारा भारतवर्ष के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया था। प्रारंभ में यह कंपनी विशुद्ध रूप से व्यावसायिक संस्था थी, परंतु कालांतर में राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इसने क्षेत्रीय सत्ता हथिया ली। जब प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी के बाद जब बक्सर का युद्ध होता है, इन दो युद्धों ने अंग्रेजी शासन की आधारशिला रखी। अंग्रेजी शासन की राजनीतिक आधारशिला रखने में इन दो युद्धों का बहुत महत्वपूर्ण रोल था, इन दो युद्धों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। शुरू में अंग्रेज आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो केवल ये था कि वो चाहते थे व्यापार करना, लाभ कमाना, प्रॉफिट गेन उनका मुख्य मकसद था। लेकिन जब वो इंडियन टेरिटरी में आए, भारतीय भूमि पे आए, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस्ड की। उन्होंने समझा कि भारत पहली बात तो कोई भारत है ही नहीं। जो नेशन का कॉन्सेप्ट है, राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में भारत कोई देश ही नहीं है। अलग अलग देशी रियासतों में भारत बटा था, अलग अलग जातियों में, धर्मों में चीजें बटी हुई थी। जब आप संगठित नहीं होते हैं तो बाहर का कोई व्यक्ति आपको आराम से हरा सकता है। और ये चीज ब्रिटिशर्स ने महसूस की। और जब प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी के युद्ध में जिस तरह से षड्यंत्र किए गए, जिस तरह की चीजें की गई, मीर जाफर की पूरी कहानी आप जानते हो, उस चीज ने बताया, ब्रिटेन को बताया कि हाँ, भारत में केवल ट्रेड करना ही जरूरी नहीं, यहाँ पे पॉलिटिकल सॉवरेंटी भी स्टैब्लिश की जा सकती है। और इस पॉलिटिकल सॉवरेंटी का मतलब था कि हम भारत को कॉलोनी बना सकते हैं, हम भारत को उपनिवेश बना सकते हैं। और ये उपनिवेश की जो भावना थी, उपनिवेश की जो भावना कैसे दिमाग में आएगी, तो केवल और केवल क्या होगा कि आपके देश को केवल शोषण, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कह सकते हैं, आर्थिक शोषण के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा। और फिर जब धीरे धीरे ब्रिटिश सत्ता आगे बढ़ने लगी, ब्रिटिश सत्ता का एक्सपेंशन होने लगा, उसका विस्तार होने लगा। देखो भाई, किसी जगह कोई सत्ता में शासन करने जाता है तो शासन करने के लिए भी जरूरी होता है कि कुछ नियम कायदे कानून हो। और वो नियम कायदे कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि थोड़ी शांति की स्थिति रहे और व्यापार करने में दिक्कत ना हो। व्यापारी नियम कायदे कानून इसलिए भी बनाते हैं ताकि अच्छी तरह से व्यापार हो पाए और उसमें व्यापार में दिक्कत ना आए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और सारी चीजें, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ठीक तरह से चलती रहे और शांति व्यवस्था कायम रहे। और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए आपको कुछ की नियम कायदे कानून की जरूरत पड़ती है। और इन्हीं नियम कायदे कानून को बनाने के लिए अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत की।
पहला एक्ट आया 1773 का नियामक अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि रेगुलेटिंग एक्ट में किस एक्ट के तहत भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, 1774 में। तो आप कह दीजिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल कर लीजिए। पहली बार भी कोई पॉलिटिकल सत्ता अगर किसी देश में स्टैब्लिश होगी तो नियम कायदे कानून में पहले कोर्ट का ही निर्माण करेगी, कोर्ट को ही स्टैब्लिश करेगी। अब इसमें देखिए, कंपनी की राजनीतिक सत्ता के विस्तार के साथ इंग्लैंड में अनुभव किया जा रहा था कि कंपनी के क्रियाकलापों को कुछ नियमित करना आवश्यक है। अतः 1773 का नियामक अधिनियम निर्मित किया गया, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें हैं। नियंत्रित करने आवश्यक है का मतलब क्या है कि शुरू में क्या किया गया था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है तो यहाँ के जो कंपनी के ऑफिसर्स थे, जब उन्होंने भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को इस्टेब्लिश कर लिया तो उनके दिमाग में बात आ गई कि वो भारत में कुछ भी कर सकते हैं, भारत का जितना भी चाहे आर्थिक शोषण कर सकते हैं, अपनी जेबें भर सकते हैं। लेकिन जहाँ से वो भेजे गए थे, ब्रिटेन से इनको भेजा गया था, और ब्रिटेन से जब इनको भेजा गया था तो ब्रिटेन के जो हुक्मरान थे, ब्रिटेन के जो राजा थे, ब्रिटेन के जो संसद थी, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे, वहाँ के व्यापारी थे, उनके दिमाग में बात आई कि भाई ये बंच जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो वर्गों जो ये वर्ग है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक समूह है, इस समूह को ही सारा लाभ प्राप्त हो रहा है। कुछ लोगों का समूह है जिसको लाभ प्राप्त हो रहा है और ये अपने ढंग से, अपने तरीके से केवल और केवल धन का संग्रहण कर रहा है। तो वहां के लोगों को भी लगा कि इस धन के संग्रहण को रोकने की आवश्यकता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि किसी राजा ने या किसी व्यक्ति ने, जो बहुत पावरफुल व्यक्ति है, उसने किसी व्यक्ति को भेजा कि भाई जाओ वहां पर व्यापार करो, और वो व्यक्ति वहां जाकर उसने तो अपनी पूरी सत्ता स्थापित कर ली। तो यहां पर जो लोग रहने वाले होंगे, राजा के आसपास लोग होंगे, तो राजा को सलाह देंगे कि आपने जो कदम उठाया है, इस कदम के बाद जो फला व्यक्ति ए वहां पर जाकर अपनी राजनीतिक सत्ता या पॉलिटिकल पावर को उसने गेन किया और अब आराम से भ्रष्टाचार कर रहा है, करप्शन कर रहा है, खूब पैसा कमा रहा है। तो राजा को भी लगेगा कि भाई एक ही व्यक्ति में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाले कुछ लोगों को सारा लाभ क्यों मिले। और यह चीज इस बात के लिए प्रेरित करती है कि उनकी शक्ति को कम किया जाए। कोई भी पावर, कोई भी शक्ति ये कभी नहीं चाहती कि जिस शक्ति को वो कहीं भेजे, अपने एजेंट को वहां भेज रहा है ना, वो नहीं चाहेगा कि उसका एजेंट उसको टक्कर दे, वो नहीं चाहेगा कि उसका एजेंट उसको ही काउंटर कर दे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, उनकी सत्ता लगातार, उनकी शक्ति बढ़ती गई, और शक्ति बढ़ने के क्रम में उन्होंने बहुत ज्यादा धन का संग्रहण करना शुरू किया। भारत का आर्थिक शोषण बदस्तूर था, जारी था। तो इसको थोड़ा डिसेंट्रलाइज करने के लिए कानून लाया गया, और इस कानून में क्या किया गया ये देख लीजिए। इसमें कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार की स्थापना की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता का संयुक्त रूप से उपयोग करते थे। प्रेसिडेंसी की सरकारों को 1773 के नियामक अधिनियम द्वारा कलकत्ता की सरकार के अधीन कर दिया गया। प्रेसिडेंसी सरकारें जैसे जो बंबई और मद्रास की जो सरकारें थी, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात की गई कि जो बंबई में सरकार थी और मद्रास में जो सरकार थी, ये दोनों सरकारें अब कलकत्ता में सरकार होगी, कलकत्ता में जो है प्रेसिडेंसी होगी, उसके अधीन कर दी गई। यानी एक तरह से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ। पहले क्या था कि पहले जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता और बंबई, मद्रास 3 थी और शक्ति तीनों में बटी हुई थी। लेकिन फिर क्या किया गया कि इसको सुप्रीम अथॉरिटी बना के इसको, इन दोनों को इसके अंतर्गत कर दिया गया और कहा गया कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर शुड बी ऑप्टेड इट एनी कॉस्ट एनी रेट। और ये एक तरह से ट्रांजिशन फेज था ब्रिटिश सत्ता का, ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तो ये चीज, इसने ब्रिटिश ताज को बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना के लिए अधिकृत कर दिया। यानी ब्रिटिश ताज, अब आप कहेंगे ब्रिटिश क्राउन क्या है, तो ब्रिटिश क्राउन में मेनता वहां पीएम होता है। क्राउन तो होता ही, राजा होता है, ब्रिटिश क्राउन में राजा भी होता है, पीएम भी होता है। तो वहां की जो विधायिका होती है वो भी इसमें आती है। तो ब्रिटिश क्राउन में ये चीजें आती हैं। इसने ब्रिटिश ताज को कर दिया। और क्या किया गया, उच्चतम न्यायालय के स्थापित कर दी गई। बंगाल उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार था। बंगाल में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और बंगाल, बिहार, उड़ीसा 3 जगह जो है इसके ब्रांचेस को बाद में खोला गया। और आगे फिर क्या हुआ, इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल और उसकी परिषद पर कई अंकुश भी लगाए, जैसे इनके द्वारा निर्मित नियम विनियमन इंग्लैंड की विधियों के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। देखिए, मैं आपको बताया ना, मैंने आपको बताया, ये बात मैंने आपको क्लियरली इंगित की
कि कोई राजा ये नहीं चाहता कि जो जिस एजेंट को भेजे वो एजेंट उसकी ही बात को ना माने। तो कई सारे नियंत्रण भी स्थापित किए गए। इंग्लैंड के विधियों के विरुद्ध नहीं होने चाहिए, उनके द्वारा निर्मित नियमों और नियमों के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार से अपील की जा सकती थी, यानी जो नियम ये बनाएंगे ब्रिटिश सरकार पर शिकायत की जा सकती थी कि गलत है। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का यह कर्तव्य था कि वो उन नियमों और विनियमों को इंग्लैंड भेजे और वहां सब परिषद राजा को 2 वर्षों की अवधि तक उन्हें अस्वीकृत करने का अधिकार भी था। अब ये देखिए एक्ट लगातार आगे बढ़ते गए, अन्य किताबों में जैसा मिलता है, लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूं कि देखिए जिस तरह से चीजें प्रेजेंट की गई हैं, जैसे 1858 अधिनियम द्वारा सिविल सर्विसेज नियुक्त की जानी थी, तो खुली प्रतियोगिता आरंभ की गई सिविल सर्विसेज कमीशन की सहायता से। तो ये चीजें काफी ओपननेस इसमें देखिए आपको देखने को मिल रहा है, और इस ओपननेस में बहुत सारी चीजें आपको दिख रही, जैसे आपको कुछ चीजें देखिए कोर्ट मिल रहा है, कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। मतलब एनसीईआरटी को हमने जो प्रेजेंट करने का प्रयास किया है उसमें मूल एनसीईआरटी से चीजें ली हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें एडिशनल भी ऐड की हैं, ऐड किया है, और इस ऐड में आपको और क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई है ताकि आपकी इनसाइट, आपका दृष्टिकोण मजबूत हो, और दृष्टिकोण मजबूत होने के साथ साथ आप बेहतर तरीके से समझ पाएं वस्तु स्थिति को, कंटेंट को समझ पाएं। तो ये पहला चैप्टर था। और संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, देखिए किस तरह समझाया गया है। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किसी को समझाया कैसे गया है कि किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हों, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। वर्ष 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल तक कायम रही। नेपाल के संविधान के निर्माण का विवाद भी इसमें रखा गया है, संविधान की आवश्यकता की बात की गई है, यानी बहुत क्लियर कट और बहुत सरल तरीके से चीज़ों को इस बुक में प्रेजेंट किया गया है। और ये प्रेजेंटेशन ये बताता है, देखिए इस तरह से डायग्राम भी आपको दिए गए किताब में मिलेंगे, जो डायग्राम आपको ये बताते हैं कि आप किस तरह से सरल तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ सकें। मैं आपको इसके फायदे बताता हूं, जो आपको इसमें काफ़ी हद तक एक प्रोडक्टिव चीज़ करेगी। देखिए एनसीईआरटी पढ़ने का सलाह आपको हमेशा मिलती ही होगी, और एनसीईआरटी में अगर मान लीजिए एक ही एनसीईआरटी, आपको एक सब्जेक्ट की एक ही एनसीईआरटी पढ़नी हो तो कितना बढ़िया रहे। जैसे इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एक ही एनसीईआरटी को रखा है। चैप्टराइजेशन में क्या किया है कि चैप्टर अलग अलग चैप्टर को रखकर अलग अलग कक्षाओं से, अलग अलग क्लासेस से कंटेंट को वहाँ समाहित किया गया है। हम इसमें हमने जोड़ा क्या है, हमने कहीं कहीं एडिशनल पॉइंट्स भी जोड़े हैं, चीज़ों को क्लैरिफाई करने का प्रयास किया है, क्लबिंग की है। क्लबिंग करने में भी इस बात का ध्यान रखा है कि क्लबिंग का मतलब जैसे कोई कंटेंट हमने यहाँ से लिया, कोई कंटेंट यहाँ से लिया, तो जब जोड़ा तो इस बात का ध्यान रखा कि दोनों में एक साइंटिफिक रिलेशन रहे, दोनों में एक साइंटिफिक रिलेशन रहे, साइंटिफिक रिलेशन कायम रहे। ऐसा ना हो कि मतलब हमने कुछ भी कहीं आके जोड़ दिया, राम सब्जी लेने जा रहा है, जोड़ा, और उसके बाद राम के बाद हमने जोड़ दिया कि एडम जो है सर, एडम नहा रहा है, तो राम का कुछ एडम से कोई संबंध नहीं स्थापित हो पाएगा। तो साइंटिफिक एक रिलेशन भी मेंटेन करने का प्रयास किया है। ये हमारी पॉलिटी एनसीईआरटी की किताब है, आप इसको देख सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया से जाहिर करें और बताएं कि आपको एनसीईआरटी किताब ये कैसी लगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।